दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने ऐसी हैरान कर देने वाली सच्ची घटना की खौफनाक कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिसे सुनकर आप लोग की रूह तक कांप जाएगी। ये कहानी इतनी ज़्यादा दर्दनाक, खौफनाक, खतरनाक है जो आपकी आत्मा तक झंझोड़ देने की ताकत रखती है। इस कहानी के अंत तक बने रहिए। जगह जगह पर ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आप लोग को सुनने मिलेंगे ना कि रेयर ही कहानी आप लोग इस तरह की सुनते होंगे। दरअसल धनप्रसाद नाम का एक आदमी, उसके साथ ही ये घटना घटी। किस प्रकार से घटी, आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर कहानी में घुसेंगे। दरअसल एक मध्य प्रदेश का बहुत ही छोटा गांव, शायद आप लोगों ने गांव का नाम भी नहीं सुने होंगे। गांव का नाम था नाले गांव। नाले गांव में ना एक दंपत्ति भाग कर आते कहीं से। इन लोगों ने नई नई शादी किए थे अपने घर से भागकर। दोनों की अदर कास्ट थी और ये लोगों ने अपने घर से भागकर एक दूसरे से शादी किए थे और इसी वजह से ये लोग एक टाउन में रहा करते थे पहले। एक्चुअली देखा जाए तो ये लोग भागकर नाले गांव में आ गए थे। उस समय ये दोनों की उम्र यही कोई 19 साल के आसपास की रही होगी। और ये बात बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। साल में हम नहीं जाएंगे लेकिन इतना जान लो बहुत पुरानी। वो लोग आए और इन लोगों के पास इनकम का कोई भी साधन नहीं था। ये दोनों के परिवार पहले खेतों से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। अभी लोग भाग कर आए तो इनके परिवार वाले खेत के साथ थोड़ी भागने देंगे इनको। खेत तो अपनी जगह पे ही रहेंगे ना। तो ये लोग भाग गए अपने घर वालों के डर के चक्कर में। अब खाएंगे क्या? तो जैसे तैसे करके उस आदमी ने अपनी पत्नी का पेट पालने के लिए दूसरों के खेतों में जो मजदूरी का काम होता है वो करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके समय बीता और उनको एक संतान प्राप्ति हुई। इस लड़के का नाम उन लोगों ने धनप्रसाद रखा। धनप्रसाद एक बहुत ही प्यारा सा और समझदार बच्चा था। जैसा जैसा वो बड़ा हो रहा था अपने आप को अपने परिवार के अनुसार ढालता जा रहा था। धनप्रसाद देख रहा था कि मेरे पिताजी किस प्रकार से कितने सालों से मजदूरी कर रहे हैं और मेरी माँ का और मेरा पेट पाल रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई जिद नहीं करता था। छोटा मोटा मिट्टी का खिलौना भी एक मिल जाता था ना, तो उसी को ऐसा ये संजो कर रखता था जैसे कि मानो ना जाने इसको कौन सा ऐसा तोहफा मिल गया हो, कौन सा ऐसा खिलौना मिल गया होगा यार। मतलब बहुत ही समझदार और प्यारा बच्चा। समय के साथ इसकी उम्र हुई 15 साल की। 15 साल की उम्र जब इसकी हुई तो धनप्रसाद के पिताजी को एक बीमारी लग गई। वो बहुत ज़्यादा काम करते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, ज़रा सा भी आराम नहीं करते थे। तो इस वजह से कमज़ोरी के कारण उनके शरीर में कोई बीमारी ने घर बना लिया। वो उसके बाद और 1.5 साल तक जीवित रहे। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। धनप्रसाद की माँ अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो अपने पति की मृत्यु के बाद वो भी एक ऐसे सदमे में चली गई कि दीन दुनिया सब भूल गई। गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो कहा जा सकता है कि एक तरीके से उसकी माँ अपने पति के सदमे में और साथ ही साथ भूखमरी में मर गई। अब धनप्रसाद अकेला बचा। धनप्रसाद को पूछने वाला पूरे गांव में भी कोई नहीं और रिश्तेदार तो थे ही नहीं, समझ लो, क्योंकि ये सब रिश्ते नाते तोड़ के यहाँ पे भाग कर आए थे। गांव में कोई किसी की क्या मदद कर लेगा। इस गांव में बहुत कम घर थे और बहुत गरीब लोग थे। सारे लोग जैसे तैसे करके अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। तो एक बच्चे को कैसे कोई पाल के आगे बढ़ा पाता जीवन में। तो बच्चे ने सोचा कि अब जीना तो पड़ेगा, माँ बाप की मृत्यु हो गई है तो खुद को पालना तो पड़ेगा, ऐसी थोड़ी सब कुछ छोड़ सकता हूँ। तो उसने ना खेतों में काम करना शुरू कर दिया, जैसे कि धनप्रसाद के पिताजी किया करते थे। काम करने लगा। बड़ी मुश्किल से काम मिला था लेकिन मिल गया था और मेहनत से काम कर रहा था। और अब ये जब थोड़ा बड़ा हुआ ना, तो इसने चीज़ों को, मतलब पैसों को एक तरीके से देखा जाए, बढ़ाना सीख चुका था। चीज़ों से बिजनेस निकालना सीख चुका था। ये फिर मछली पकड़ के बेचना शुरू कर दिया था। खेतों में भी काम कर रहा था। फिर लकड़ी वकड़ी की कटाई का काम करने लगा दूसरे लोगों के, जो अमीर लोग थे उन लोग के लिए। तो ऐसे करके नहीं, थोड़ा पैसा कमा के स्टेबल बन गया लाइफ में। अभी तक इनकी जो झोपड़ी थी वो सिर्फ एक कमरे की थी। अब इसने उसको तोड़वा के, लिटरली मतलब एक कमरा और फिर अंदर एक छोटा सा पूजा रूम बनाया। वो भक्त प्रवृत्ति का भी बहुत था और उसके अंदर एक किचन बना दिया। और ऐसा 3 कमरे का इसने अपना एक कच्चा मकान बना लिया था। एक तरीके से इसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था 20 साल की उम्र होते होते तक। अब 20 साल की उम्र हुई, इसको ऐसा लगा कि जीवन में बहुत अकेलापन लग रहा है। और इसके कुछ दोस्त लोग भी बन गए थे। उन लोगों ने भी इसको सजेस्ट किए कि कितने साल से अकेला रह रहा है, क्या खुद के लिए ही सब कुछ कर रहा है, शादी कर लेना, ढूंढ ले किसी लड़की को। तो इसके दोस्त लोगों की मदद से ना एक लड़की मिल जाती है। मतलब इसके दोस्त की बहन की एक दोस्त थी, उससे बात चलाई जाती है धनप्रसाद के रिश्ते की।
घर में जब रिलेशनशिप की बात जाती है उस लड़की के, तो घर वाले सोचते हैं कि चलो यार लड़की हमारी जाएगी वहाँ पे शादी करके, तो उसको काम वाम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सास ससुर नहीं है, ननद नहीं है, कोई देवर नहीं है, सिर्फ अकेला पति है और ठीक ठाक कमा ही ले रहा है, मेहनती है, पाल ही लेगा हमारी लड़की को। ये सारी चीज़ें देख कर ना, उस लड़की का नाम था मीरा, मीरा का धनप्रसाद से विवाह करा दिया जाता है। अब मीरा और धनप्रसाद एक साथ मिलकर धनप्रसाद के घर में रहने लगते हैं और चीज़ों को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने लगते हैं। शादी होने के बाद से धनप्रसाद की आय में भी उन्नति होती है। कहते हैं ना कि भगवान अगर आप लोगों को कुछ दे रहा है तो उसका पेट पालने के लिए भी आपको साधन दे ही देगा, अपने आप दे देगा। तो ऐसे ही धनप्रसाद के साथ भी हुआ था। पहले इतना कमा रहा था कि वो खुद का पेट बहुत अच्छे से पाल रहा था, लेकिन अब थोड़ा और कमाने लगा क्योंकि उसके ऊपर एक जिम्मेदारी भी आ गई थी पत्नी की। और ये बात मैं कर रहा हूँ आज से 30 साल पहले की, यानी कि सन 1992 या 93 की बात रही होगी। धनप्रसाद अपनी पत्नी के साथ अपने गाँव में बढ़िया से रह रहा था और उसी दौरान धनप्रसाद की पत्नी हो जाती है प्रेग्नेंट। अब प्रेग्नेंट होती है तो ये गांव बहुत ज़्यादा अभी भी छोटा था। जब धनप्रसाद यहाँ पे बड़ा हो रहा था ना, तब इसने देखा था कि यार इस गांव में तो गिनती के 15-20 घर है, लेकिन अब मुश्किल से 40-45 घर थे, लेकिन एक भी हॉस्पिटल नहीं। बिजली तो थी नहीं, समझ लो बिजली नहीं थी, लोग लालटेन दिया ये सब जलाकर रहा करते थे। तो ये प्रेग्नेंट हुई, ये ध्यान रख रहा था अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। और आसपास की भी कुछ पहचान वाली औरतें, जो बुजुर्ग औरतें थी जिसने धनप्रसाद को बचपन से बड़ा होते हुए देखी थी, वो भी इसकी पत्नी की सहायता करती थी, सही गलत बताती थी प्रेगनेंसी के दौरान। अब ऐसा करते करते 9 महीने बीते और अब आखिरकार वो दिन आ गया जब धनप्रसाद की पत्नी मीरा अपनी वो टाइम पर आ गई कि वो उसकी डिलीवरी होगी। तो कैसे, मतलब गांव की औरतों को बुलाया गया, रात का वक्त था भाई, उसको लेबर पेन हुआ रात के 9 बजे के आसपास। औरतें आई और कोशिश करने लगी। पहले तो ऐसे ही होता था भाई, नॉर्मल डिलीवरी होती थी ज़्यादातर केस में जो छोटे गांव होते थे, तो कोशिश हो रही है। लेकिन धनप्रसाद की पत्नी जो मीरा थी वो थोड़ी कमज़ोर थी, शरीर से दुबले पतले शरीर के थी, तो वो नहीं हो पा रहा था, मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी होती है तो नहीं हो पा रहा था। औरतों ने बहुत देर तक कोशिश की और फाइनली हार मान के बोल दी कि इसको अस्पताल लेके जा बेटा, तभी सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो धनप्रसाद के पास खुद की एक बैलगाड़ी थी। वो सोचता है कि किसी और को लेकर जाऊंगा तो बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तो मैं सिर्फ अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में डालता हूँ और खुद चलाते हुए जल्दी जल्दी लेकर पहुँचता हूँ। पास में ही है शहर, लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर, जल्दी जल्दी दौड़ा के पहुंचूंगा बैल को। 8 किलोमीटर उतना ज़्यादा डिस्टेंस होता नहीं है, इसने ऐसा सोचा। रात में इस वक्त हो रहे थे तकरीबन 10:30 पौने 11 का समय। ये लेके बढ़ चला आगे। अब ये जा ही रहा है, लगभग 3-3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ होगा। जंगल वंगल मिल रहे, बारिश घनी शुरू हो गई, बड़ी खतरनाक वाली बारिश हो रही है। ये परेशान हो गया कि जो सड़क है सीमेंटेड नहीं थी, छोटा गांव था, तो वहाँ पर बैलगाड़ी के जो पहिए हैं ना वो धंसते जा रहे हैं और कीचड़ बनता जा रहा है। बिजलियाँ ज़ोर ज़ोर से चमक रही है और पत्नी डर डर के अब रो रही है, घबरा रही है। पानी भी बहुत ज़्यादा गिरा। हालांकि जो बैलगाड़ी थी ना उसके पीछे ऐसा वाला होता है, मतलब पहले होता था, आप लोगों ने देखे होंगे, कवर्ड थी पीछे से बैलगाड़ी, लेकिन फिर भी पानी तो घुस रहा होगा ना, हवा के साथ पानी आ रहा था। तो जैसे तैसे करके ये अपनी बैलगाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 3-3.5 किलोमीटर ही हुए थे, इसको एक राहत की सांस मिली। क्यों पता है? एक गांव लगा था, उस गांव में एक अस्पताल था। इसको दिखाई दिया कि वो अस्पताल इतनी रात गए चालू है। ये अपनी बैलगाड़ी की रफ्तार को थोड़ा कम किया और तुरंत याद करने की कोशिश किया कि ये तो वही अस्पताल है ना जो काफ़ी सालों से बंद है। अभी खुल गया होगा, शायद कुछ दिनों से खुला होगा, इसकी जानकारी हमको नहीं होगी। अच्छा है, लाइट भी चालू दिख रही है और एक हाथ नर्स भी दरवाजे के आसपास दिख रही है। अच्छा है, इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। मैं अपनी पत्नी और बैलगाड़ी को यहीं पर लेके जाता हूँ, इसी अस्पताल में बैलगाड़ी सामने की तरफ बांध दूंगा और पत्नी को गोद में उठाकर लेकर भागूंगा अंदर की तरफ, तो और समय बचेगा थोड़ा। ऐसा करके वो अपनी बैलगाड़ी उस अस्पताल की तरफ मोड़ देता है। ये जल्दी जल्दी बैलगाड़ी भगा के उस अस्पताल के सामने पहुँचता है, उसके गेट में ही अपनी बैलगाड़ी को बांधता है और अपनी पत्नी को उठाकर अंदर की तरफ भागने लगता है, क्योंकि अस्पताल का जो मैदान था वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि ये अस्पताल बहुत ज़्यादा पुराना, लोग कहते थे कि अंग्रेज़ों के ज़माने का अस्पताल है। पिछले कुछ समय से बंद था, कुछ सालों से शायद इसको ऐसा लगा कि किसी ने खुलवाया, और अच्छा ही था किसी ने खुलवाया था। तो अपनी पत्नी को उठाकर भागा ही है और अस्पताल के चैनल गेट में पहुँचा तो एक नर्स भागी आई, बोली क्या हुआ, डिलीवरी करवाना है क्या? अच्छा है, ले आओ। क्या है, पत्नी है कि बहन है? अरे जो भी हो,
हमने काफ़ी दिनों से डिलीवरी का काम किए नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो इसलिए ये लाइन सुना तो इसको बड़ी हैरानी हुई, ये नर्स क्या पागल है क्या? क्या बोल रही है? एक्साइटमेंट हो रही है और एक साथ इतने सारे सवाल क्या मुझसे कर रही है यार? मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, डिलीवरी का टाइम हो गया है और ये क्या क्या बड़बड़ाई जा रही है। उतने में देखता है कि पीछे से एक और नर्स भाग के आती है और इसकी प्रेग्नेंट बीवी को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। ये सोचता है कि बड़े अजीब लोग हैं यार, यहाँ पे प्रेग्नेंट और डिलीवरी के टाइम पे एक औरत को देखकर ऐसा क्या खुश हो रहे हैं। उतने में ही वो ना उसको लेके अंदर बढ़ने लगते हैं, अपने धन प्रसाद की पत्नी को लेके ना दोनों नर्सें अंदर बढ़ने लगती हैं कि उसका डिलीवरी करवाएंगे। तो धन प्रसाद भी पीछे से बढ़ने लगता है, पीछे पीछे उनकी तरफ। तो अचानक से एक डॉक्टर बीच में जाता है, इसके सामने आता है और क्या कहता है कि आप अंदर नहीं आ सकते, आप यहीं पर गेट के पास रुको, डिलीवरी हो जाएगी तो हम आपको बुला लेंगे, आवाज़ लगा देंगे और बच्चे के रोने की आवाज़ से आपको समझ में आ ही जाएगा, आप तब आ जाना, अभी आप यहीं रुको और बहुत भीगे हुए भी हो, आपके कारण ये फर्श वर्श सब गंदा हो जाएगा। तो ये सोचता है हाँ यार भीगा तो हुआ हूँ बहुत, और चलो अंदर आराम से डिलीवरी हो जाएगी, औरतें लोग हैं, नर्स लोग हैं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा सोच के ना ये थोड़ा चैन की सांस लेता है और चैनल गेट का ऐसा दहलीज बनी हुई थी वहाँ पर बैठ जाता है, 2 सीढ़ियाँ ऐसी उतरने की थी, वहाँ पर बैठ जाता है। बाहर बारिश का मौसम बढ़िया बना हुआ है, अंदर इसकी पत्नी का इलाज विलाज चल रहा है, डिलीवरी का टाइम था तो एक्साइटमेंट भी बहुत थी, सुकून भी बहुत था और थोड़ी ठंड भी थी, मौसम भी एक अच्छा सुहाना सा हो चुका था। तो ये सारी चीज़ों के कारण ये ना थोड़ा रिलैक्स होकर हल्का सोने लगता है और सोते सोते ये सोच रहा होता है कि यार ये कैसे लोग हैं यार, किस तरह से बात कर रहे थे, कितना एक्साइटेड हो रहे थे, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, डिलीवरी का टाइम है, अजीब सा रिएक्ट कर रहे हैं, डॉक्टर ने मुझे रोक दिया। खैर जो भी हो, कितना अच्छा हुआ कि मुझे शहर नहीं जाना पड़ा, रास्ते में ये हॉस्पिटल मिल गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही है और अचानक से इसको आ गई नींद। ऐसा होता है जब कई बार काफ़ी सारी चीज़ों का प्रेशर आपके दिमाग में भर जाता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें, तो आपको नींद सी आती है। जब दिमाग भारी हो जाता है तो नींद सी आ जाती है। तो इसके साथ भी ऐसी हुआ, इसको नींद सी आ गई। फिर अचानक से बिजली जोर की कड़की, गड़। ये बिजली की कड़कने की आवाज़ से उठा। जैसे ही उठा तो देखता है कि सामने 8-9 बड़े बड़े काले पीले कुत्ते खड़े हुए हैं और सब घूर घूर कर देख रहे हैं। और जैसे इसकी आँख खुली, जोर जोर से भौंकने लगे। बारिश भी बहुत तेज हो रही है, बिजली भी जोर से चमक रही है, यहाँ पे कुत्ते भी लगातार भौंके जा रहे हैं, वो भी भीगते हुए। इसको देखकर इसे कुछ समझ में नहीं आया। पास में एक लकड़ी रखी हुई थी, इसने लकड़ी उठाया और कुत्तों को डराने की कोशिश करने लगा। अचानक से नोटिस किया, अरे बहुत देर हो गई है लग रहा है, अभी तक डिलीवरी क्यों नहीं हुई। ऐसा सोच के पीछे पलटा तो क्या पाया कि जो लाइट वाइट अभी जल रही थी, लाइट वाइट बंद है। ये घबरा गया, बोला ऐसा क्या टाइम हो गया यार, मेरी पत्नी, क्या उसका कोई बच्चा हुआ, ये नर्स, ये डॉक्टर्स कहाँ चले गए, ये कुत्ते कहाँ से आ गए, मैं कब से सो रहा हूँ। इसको कुछ समझ में नहीं आया, हड़बड़ा के उठा, कुत्ते लकड़ी को छोड़ा, अंदर की तरफ बढ़ा और अपनी पत्नी को आवाज़ लगा रहा है, मीरा ठीक हो, कहाँ पर हो मीरा। लेकिन जवाब किसी को कुछ नहीं आ रहा है। अभी देखते अलग अलग कमरों में आगे बढ़ा। फिर आखिरी कमरा आया, शायद यहीं पर उसकी पत्नी को होना था। दरवाज़ा खोला और यहीं पर उसकी पत्नी थी। इसका दिमाग खराब हो गया, अंदर का नज़ारा देखा तो अंदर इसकी पत्नी, वो जो स्ट्रेचर होता है ना, उसके ऊपर लेटी हुई थी, लेकिन उसके पेट से खून बह रहा था, उसके मुंह से भी दोनों तरफ से खून बह रहा था, आंखें सफ़ेद ऊपर की तरफ ऐसी पलटी हुई है। ये ज़ोर से चीखा और चीख कर जैसे भागने को हुआ कि मैंने क्या देखा और ये डॉक्टर लोग कहाँ हैं, पकड़ के मारूंगा नर्सों को, देखूंगा कहाँ है। कि अचानक से इसकी नज़र दूसरी तरफ पड़ी। एक नवजात शिशु ज़मीन पर पड़ा हुआ था और मृत अवस्था में। ये देखकर समझिए कि कोई और नहीं, मेरी ही औलाद थी। इसको कुछ समझ में नहीं आया, चक्कर आने वाला था, ये अपना सुध-बुध खोने वाला था, लेकिन चिल्लाते हुए भागा। चिल्ला रहा है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तक लगभग सुबह का वक्त हो चला था, 3:30 पौने 4 का टाइम हो गया था। ये चिल्ला रहा है और जोर से रो रहा है। इसने चेक किया अपनी पत्नी की नब्ज को, पत्नी मर चुकी थी, बच्चे की तो बात ही मत करो, ज़्यादा नहीं करेंगे उसकी बात। अब ये घबराया हुआ इतना है कि इसकी आवाज़ डाउन ही नहीं हो रही है, गला बैठने वाली सिचुएशन। इतने में ही हॉस्पिटल के अंदर कोई एंटर करता है।
ये उस गांव का एक व्यक्ति था जो सुबह सुबह खेत की तरफ निकला था। समझ रहे ना आप लोग, खेत की तरफ निकला था सुबह सुबह। उस आदमी को इसके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी होगी, इसलिए हॉस्पिटल के अंदर आया और देखा कि आदमी ऐसा चिल्ला क्यों रहा है, रो क्यों रहा है। तो बोला कौन हो भाई, क्यों रो रहे हो। तो धनप्रसाद बोलता है कि ये मेरी पत्नी मर गई है, मेरा बच्चा अभी पैदा हुआ था, यहाँ पे जो डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी, उन लोगों ने मेरे बच्चे और पत्नी के साथ क्या कर दिया, साले भाग गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, आप प्लीज़ मेरी मदद करो, आप जो बोलेंगे मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, लेकिन कुछ तो बताओ कि लोग कहाँ गए होंगे। सामने खड़ा हुआ आदमी उसको एकटक लगाए देखा जा रहा है और एक हैरानी वाली नज़र से उससे कुछ पूछना चाह रहा है। आदमी दो तीन, मतलब अपना धनप्रसाद दो तीन बार यही सवाल करता है कि प्लीज़ बता दो ये लोग कहाँ गए होंगे, कौन थे ये लोग, मेरी पत्नी और बच्चे के साथ ये क्यों किए, अब बता क्यों नहीं रहे हो, बोलिए ना। अब जाकर ये आदमी कहता है कि एक तो आप जो कह रहे हैं ना वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा डरा रही है, क्योंकि जो हॉस्पिटल है ना पिछले 15 सालों से पूरी तरह से बंद है और एक खंडर है। अब ज़रा ध्यान से शांत दिमाग से इस हॉस्पिटल का नज़ारा देखिए, आपको कहीं से भी ये नॉर्मल हॉस्पिटल समझ में आता है। वो आदमी फिर से इधर उधर भाग कर देखने की कोशिश करता है। चीज़ें टूटी फूटी पड़ी हुई है, गंदी बदबू आ रही है, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, छिपकली भाग रही है, चूहे लड़ाई कर रहे हैं, कहीं पे कबूतरों का घर बना हुआ है। मतलब जब इसने ध्यान से उसका नज़ारा देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये कैसे हो सकता है। पिछली रात को मैं अपनी पत्नी को यहाँ पर लेकर आया था तो नर्स थी, डॉक्टर्स थे, डिलीवरी करने के लिए अंदर लेकर गए थे, फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम, नींद लग गई, क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में। वो आदमी जैसे तैसे उसको करके शांत करता है और बोलता है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपके साथ जो कुछ भी आज हुआ है ना इसका जवाब आपको पूरी दुनिया में, आपकी पूरी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं दे पाएगा। कुछ बहुत खौफनाक घट गया है आपके साथ। वो दिन था, उस दिन के बाद से अपना ये धनप्रसाद डिप्रेशन में चले गया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई यार, जीते जी नर्क बन गई। कितना कुछ झेला था उस आदमी ने जो इतना सीधा साधा बच्चा हुआ करता था, बड़ा हुआ जैसे तैसे करके, इतनी मेहनत करके, बिना माँ बाप के, बिना पत्नी, बिना बच्चे, क्या पाप किया था इसने, सीधे साधे इंसान ने। डिप्रेशन में चले गए। अभी बस लगभग 5 साल पहले ही 2018-17 के टाइम पे इसकी मृत्यु हो गई। किसी से कुछ बात नहीं करता था, अपने घर में बंद रहता था, अकेले रहता था, कोई खाने को दे दिया तो दे दिया, ऐसी चल रही थी इसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से। अच्छा है बेचारे की मृत्यु हो गई यार, अच्छा है, ऐसी ज़िंदगी से अच्छा तो भगवान की शरण में चले जाओ, वही अच्छा है। गाँव के जो लोग देखते थे ना यही सोचते थे कि बेचारे को चले जाना चाहिए, अब शायद वो सुकून की नींद सो रहा होगा कहीं पर जहाँ पर पाप पुण्य दुख कुछ भी नहीं है। हाँ, इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, उसी नाले गांव में रहने वाले संजय नाम के लड़के ने लिख कर भेजा है। मैंने जब पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यार बड़ी दर्दनाक घटना है और आप लोगों को बतानी चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो कैसी लगी, मनोरंजन मिला है, कोई सीख मिली है तो लाइक ज़रूर कर देना। मनोरंजन के नाम पे नहीं भाई, ऐसी कहानी से मनोरंजन नहीं होता है, कुछ सीख मिली है और आप लोगों को मतलब ये कहानी कुछ अलग लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।